मैंने एक ट्रक ड्राइवर के बेटे से आईएएस परीक्षा पास करने तक का सफ़र तय किया है। गांव में पहले मेरे पिताजी जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते और फिर रात को मुझे पढ़ाते। जो नॉर्मल बच्चों का जैसा बचपन होता है उस तरह नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गए। ये मेरी लाइफ की मतलब एक बड़ी फेल्योर थी और इससे काफ़ी टूट गया था मैं। मेरी जो जर्नी है यूपीएससी की वो काफ़ी लंबी रही और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 यानी आईएएस परीक्षा 2021 में 551 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। दोस्तों, मैं राजस्थान राज्य के नागौर जिले के सोमना गांव का निवासी हूं। मेरे पिताजी हैं वो एक ट्रक ड्राइवर थे और माताजी एक गृहिणी हैं जो हाउसवाइफ है, घर संभालती है। और मेरी जो इनिशियल एजुकेशन है वो मेरे गांव से ही हुई और उसके बाद मैंने कॉलेज किया जयपुर से, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर से, और उसके बाद मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की। मैंने एक ट्रक ड्राइवर के बेटे से आईएएस परीक्षा पास करने तक का सफ़र तय किया है। सबसे पहले यूपीएससी का मेरे दिमाग में आया जब मैंने गोविंद जायसवाल सर का इंटरव्यू पढ़ा था। न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे उनकी हेडिंग थी कि रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था गोविंद जायसवाल सर का। और उनका इंटरव्यू पूरा पढ़ा और कहीं न कहीं उनका जो एक स्ट्रगल था, जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग फ़ील करते हैं, तो वो उससे कहीं न कहीं मैं अपने आप को अटैच कर पा रहा था कि उनके अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे भी लगा कि मैं जिस समाज से आता हूँ, जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो उन लोगों को भी एक बड़ी इंस्पिरेशन कहीं न कहीं उनके भी सपने बड़े होने चाहिए। अदरवाइज़ कोई सोच ही नहीं सकता था उससे पहले कि यूपीएससी को एक एलीट जो एलीट लोग हैं उनका एक क्लब माना जाता था। मेरा ये था कि मेरा बचपन है वो गाँव में बीता था। गाँव में पहले मेरे पिताजी जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो हमारा पुश्तैनी काम होता था। तो ऐसे होता कि दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते और फिर रात को मुझे पढ़ाते और पापा, और साथ में मुझे कहीं न कहीं बड़े लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा सुनाते थे। मुझे भी गाँव में उस टाइम क्या है, लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो एंटरटेनमेंट का और कोई सोर्स नहीं होता था, तो मैं पापा को हमेशा बोलता था कि मुझे स्टोरीज़ सुनाओ, कहानियाँ सुनाओ। आजकल वो प्रथा है कहीं न कहीं खत्म ही हो गई है। तो पापा बहुत लोगों की इंस्पिरेशन मुझे याद है, डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी सुनाते थे, हेलन केलर की स्टोरी सुनाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की स्टोरी सुनाते थे कि किस तरह से हेलन केलर थी तो वो बिना ना देख सकती, ना बोल सकती, ना सुन सकती, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई-लिखाई की और एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया। तो इस तरह से मुझे भी लगता कि मैं भी कुछ करूँ, इनके जैसा कुछ करूँ। मतलब जो नॉर्मल बच्चों का जैसा बचपन होता है उस तरह नहीं था। मुझे एक बचपन से ही मोटिवेशन था कि लाइफ़ में कुछ करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है। थैंक्स टू माय फादर एंड उनकी जो प्रेरणास्पद स्टोरीज़ थी, जो मेरी दादी माँ ने सुनाई थी, तो इनसे मुझे लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा, जब मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता था, तो उस टाइम भी उससे मुझे मार्गदर्शन मिलता था। और मुझे कहीं न कहीं जब यूपीएससी की जर्नी में काफ़ी सारे मेरे फेल्योर से सामना करना पड़ा, तो उन फेल्योर से उभरने में भी, रिकवरी में भी मुझे इससे हेल्प मिली थी। गाँव के टीचर्स ने कहा कि भई ये बच्चा ठीक है पढ़ने में, तो इसको आप शहर ले जाओ और अच्छा है पढ़ने में। तो पिताजी ने फिर मुझे कहीं न कहीं नागौर लेके आए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और वहाँ एक स्कूल में एडमिशन दिलाया मेरा। और पिताजी ने भी अपना जो जॉब है वो चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, यूपीएससी की मेरी जो जर्नी है वो भी काफ़ी लंबी रही थी। मेरा 2012 में कॉलेज हो गया था और मैंने उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन की। और यूपीएससी में सबसे जो मैंने किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करना है बस। एक पैशन था कि मुझे करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। एक जो ज जैसे नए बच्चे होते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उनमें एक जोश होता है और वही जोश था फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन हुआ क्या कि नॉलेज जितना यूपीएससी के लिए चाहिए होता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं था। तो कहीं न कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गए। फेल होने के बाद फेल्योर को एक्सेप्ट करना, और वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि ये मेरी लाइफ़ की मतलब एक बड़ी फेल्योर थी और इससे काफ़ी टूट गया था मैं। और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस जीवन में, मतलब एक निराशा-सी आ गई थी कि क्या करें, इससे कैसे बाहर निकलें, यूपीएससी होगा कि नहीं होगा? लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मतलब गिव अप तो नहीं करना है। तो मैंने जो है अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। हालाँकि हर बार मैं यूपीएससी देता, लेकिन कहीं न कुछ एफर्ट्स में कमी रह जाती और यूपीएससी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने स्टेट पीसीएस का दिया यूपीएससी को ड्रॉप करके, और वहाँ पर जो राजस्थान पीसीएस है उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर लास्ट अटेम्प्ट था यूपीएससी का, मैंने यूपीएससी को दे दिया था लास्ट अटेम्प्ट में।
और लास्ट अटेम्प्ट में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर हम मेरी यूपीएससी स्ट्रेटजी की बात करें तो यूपीएससी में मुझे लगता है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होती है। प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या है कि आपको ज़्यादा चीज़ें कैरी करने की ब्रेन में ज़रूरत नहीं होती। आप चीज़ों को समझ लो, ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़ लो और उन चीज़ों को समझ लो। जैसे मैंने तो ये किया था कि हिस्ट्री की है, जैसे सब सेक्शन वाइज बांट रखे थे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक और करंट अफेयर्स। और इनकी जो बेसिक बुक्स होती है वो सब्जेक्ट्स की, वो लेके आया मैं और अपनी टेबल पे रख दी थी। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैं कोचिंग नहीं की थी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैंने कोचिंग की थी। तो जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया, ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो बुक पढ़ ली, और एक साथ में स्पेक्ट्रम। आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नितिन सिंघानिया की बेसिक बुक आती है वो पढ़ी। बच्चे क्या करते हैं यहाँ करंट अफेयर्स में बड़ी गलती करते हैं कि वो मल्टीपल सोर्सेज पढ़ते रहते हैं। ये न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिया। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक ही चीज़ को पढ़ना है और उसको बेटर पढ़ना है। तो वन मैगजीन, वन न्यूज़पेपर मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि ये कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो और एक मैगजीन पढ़ लो, इससे आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। और प्रीलिम्स में है कि आप कोई भी चीज़ को पढ़ो तो बार बार पढ़ो उसको, ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। और फिर मेंस की स्ट्रेटजी होती है वो इससे काफ़ी अलग होती है, क्योंकि मेंस सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और उसमें चीज़ों हमारे माइंड में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो मेंस के लिए आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, और बाकी वैल्यू एडेड मटेरियल जो कोचिंग्स का किसी का ले सकते हो। और मेंस के टू द पॉइंट अगर आपको नोट्स मिल जाए, जो जो मेंस के सिलेबस में दे रखे हैं उनके आप नोट्स बना के और उनको पढ़ सकते हो। टॉपर्स की कॉपीज है। फिर टेस्ट सीरीज के लिए मैं बताता हूँ कि मेंस में क्या है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे आंसर मतलब लिखने चाहिए, तो उसको बेस्ट जज करने का तरीका ये होता है कि आप कोई टॉपर है जो यूपीएससी के जितने भी, उनकी कॉपीज है वो आपको गूगल पे मिल जाती है। तो गूगल से मैंने यही किया था कि गूगल सर्च करके टॉपर्स की कॉपी डाउनलोड कर ली, उनका पीडीएफ निकाल लिया और उनको मैंने देखता था और उनके आंसर से मैच करता। तो उससे मुझे पता चल जाता कि किस तरह से मेंस में आंसर राइटिंग काम करती है। और फिर इंटरव्यू के लिए भी मैं ये मानता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप अपने 3-4-5 दोस्तों का ग्रुप बना के साथ में और 1 टू 1 मॉक करो, और उसको रिकॉर्ड करो अपने मोबाइल में। तो इस तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि प्रीलिम्स की जैसे मैंने बेसिक बुक बताई ना, इस बुक्स को अगर आप बार बार पढ़ लोगे और उस बुक में ही जहाँ जो समझ नहीं आ रहा या नई चीज़ मिली उसी को वहीं पे कॉर्नर पे लिख दिया, एक बुक को कम से कम 5 बार 10 बार पढ़ लोगे तो वो आपके लिए नोट्स की तरह काम करेगी। तो प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेंस में इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि मेंस में चीज़ें हमें याद करके और एग्जाम में लिखना भी होता है वहाँ पर। तो मेंस के लिए आप नोट्स बनाओ, और नोट्स में ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि पूरे डिटेल नोट, क्योंकि मेंस में क्या है कि रिवीजन के लिए आपके पास टाइम कम रहता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना होता है। तो वहाँ पर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा तो न्यूज़पेपर कोई आर्टिकल पढ़ा तो उसका आर्टिकल का क्रक्स अपने लैंग्वेज में लिख दिया और उसको अपनी डायरी में। मैं तो डायरी रखता था, 2-3 डायरी थी, उन्हीं में नोट्स बनाता था। तो उन्हीं डायरी में जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ी चीज़, काम की चीज़ पढ़ी, क्योंकि हम पढ़ के न्यूज़पेपर बंद करते ही हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो उसको अपने नोट्स फॉर्मेट में जहाँ भी जो भी चीज़ पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ ये यूपीएससी पूछ सकती है, उसको अपनी डायरी में नोट करते जाओ। इस तरह से आपको मेंस के लिए नोट्स बनाने की जरूरत है। अब उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के कॉल आते हैं कि सर हम रिविजन कैसे करें। तो रिवीजन प्रीलिम्स के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि एक महीना भर पहले आप नया पढ़ना छोड़ दो। प्रीलिम्स में जो है 1 महीना पहले नया पढ़ना छोड़ दो। उसके बाद क्या है कि उनको चीज़ों को जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, और उसका रिवीजन का तरीका ये बेस्ट ये होता है कि आपको एक बार जैसे जो भी बुक पढ़ रहे हो तो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, आप एक बार उसको बुक को बंद रखो और आंख बंद करके सोचो पहले कि अच्छा इस बुक के बारे में क्या क्या, कौन कौन से चैप्टर है और किस किस के चैप्टर में क्या क्या बात कही गई है। एक बार अगर आप माइंड में रिकॉल कर लोगे फिर आपको लगेगा हाँ ये चीज़ मैं भूल रहा हूँ, तो उसको वापस फिर बुक में पढ़ लो। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि बच्चों के लिए रिवीजन बहुत चैलेंजिंग होता है। उनको लगता है कि जितना टाइम हमें पढ़ने में लगा उससे ज़्यादा टाइम रिवीजन में लग रहा है। तो बेस्ट यही है कि पढ़ने से पहले एक बार आंख बंद करके चीज़ों को मनन कर लो, सोच लो अंदर। साथ में ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, जो बहुत ज़्यादा रटने वाले होते हैं कि चीज़ें हम भूल जाएंगे, तो उनको फिर आप लास्ट मोमेंट के लिए, जैसे 1-2 दिन पहले, कल एग्जाम है तो आज के लिए उनको अपनी एक डायरी रखो, उसमें नोट करके रखो फैक्ट फिगर वगैरह कि जो इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो हम भूल जाते हैं।
तो उनको अलग डायरी में मैं रखता था। तो 3-4 डायरीज़ थी, मैं इम्पोर्टेंट डायरीज़ थी, उन्हीं को ही मैं रखता था, तो आराम से पन्ने पलट के हम दे सकते हैं। मेरी जो जर्नी है यूपीएससी की वो काफ़ी लंबी रही और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर किया। मैंने लास्ट तक मैंने ये मान लिया था कि जो दशरथ मांझी है, मांझी मूवी है, उसका एक डायलॉग है बहुत फेमस कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैंने यह कहा सोच लिया था कि जब तक यूपीएससी क्लियर नहीं होगा या मेरे अटेम्प्ट पूरे नहीं हो जाते, तब तक मैं यूपीएससी को दूँगा। और यूपीएससी जो है वो एक एग्ज़ाम नहीं है इस इंडिया में, ये एक सोर्स ऑफ इंक्लूज़न है। ये जो समाज के जो वंचित लोअर क्लास हैं, उनके लिए एक डायरेक्ट क्लास स्विच करने का माध्यम भी है। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक एम्पावरमेंट का सिंबल भी है यूपीएससी। और जो मेरी स्टोरी है, जो एक बहुत मतलब ट्रक ड्राइवर का बेटे से लेके आईएएस जो यूपीएससी एग्ज़ाम है क्लियर करने तक की, तो बहुत लोगों के लिए मैं क्लियरली देख रहा हूँ मेरी सोसाइटी में, मेरे आस-पास भी कि बहुत लोग हैं जो अब अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। उनको भी लगा है कि हाँ यार बच्चा नहीं तो वो तो पढ़ाते ही नहीं कि पढ़ लिख के क्या करना है। अभी भी उनको इतना ज़्यादा जो पढ़ाई की जो इम्पोर्टेंस है वो पता नहीं है। तो मैं अपनी जर्नी जो यूपीएससी की जर्नी है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है और यूपीएससी की जर्नी में जिन चीज़ों को मैंने सीखा है, वो है कि एक तो आप पेशेंस रखें लाइफ में। आपके हाथ में एग्ज़ाम देना है, आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं है, ठीक है? तो जो गीता का एक कथन है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हम क्या करते हैं कि तैयारी में कि हमें फल पहले लगता है कि हमें गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, बस हम कर्म ना करें। कर्म करो आप, आपके हाथ में केवल रिजल्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उनका नहीं हो पाता यूपीएससी में क्योंकि रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है। दूसरा ये है कि कंटिन्यूटी रखो कि जब तक आप डिसाइड कर लो कि मुझे करना है, कोई भी काम करना है, फिर उसमें पूरी जान लगा दो, गिव अप मत करो लास्ट मोमेंट तक। बहुत बार ऐसे होता है क्रिकेट में, आप देखते हो मैचेज में भी कि लास्ट ओवर होता है, लास्ट बॉल होती है, उस पर भी मैच पलट जाता है। तो जिंदगी में यही होता है कि लास्ट मोमेंट तक आप डटे रहो मैदान में। कभी भी यह है वो किस्मत पलट सकती है और कभी भी आप हारी हुई बाजी को जीत सकते हो। और तीसरा मेरा यह है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आप ध्यान दो। बच्चों को मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा आप जो योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लें। इस चीज़ से मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिली थी। नहीं तो आप सोच सकते हो कि लास्ट मोमेंट तक, लास्ट अटेम्प्ट तक कौन तैयारी कर सकता है? हमारी परफॉर्मेंस तो 2-3 साल के बाद गिरने लगती है। क्योंकि 2-3 साल बाद इतने ज़्यादा प्रेशर आ जाते हैं, शादी करो, ये करो, कमाओ, क्या कर रहा है ऐसे, तो आप उस इतने सारे स्ट्रेस को कैसे झेलोगे? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और योगा मेडिटेशन उसमें काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको, तब जब तक कि आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। तो इस तरह से आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाएं, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें। बाकी जोश के हाथ में। जय हिंद।